नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है राजतली क्लासेज बीकानेर। तो दोस्तों, पिछली क्लास के अंदर हमने भारत का दूसरा प्रमुख भौतिक भाग जो उत्तरी मैदानी प्रदेश है उसको शुरू किया था। तो उत्तरी मैदानी प्रदेश के बारे में हमने बात की थी। ये 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये विश्व के सबसे बड़े जलोढ़ के मैदान है, भारत का सबसे नवीनतम भाग है और यहाँ पर क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। ठीक है, तो इनको हमने 4 भागों में विभाजित किया था। राजस्थान के मैदान, सतलज के मैदान, गंगा के मैदान और ब्रह्मपुत्र के मैदान। तो ठीक है, हमने कुछ सतलज के मैदान हरियाणा पंजाब के अंदर है, यहाँ पर दोआब बनते हैं, तो कुछ दोआबों की बात की थी हमने। ठीक है, कौन से किए थे? ये सिंधु नदी मान लो, शुरू से बता दें। सिंधु नदी, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, घग्गर, यमुना, सिंधु, झेलम, सिंधु झेलम चिनाब, सिंधु झेलम चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, सतलज, घग्गर, यमुना। दोस्तों, आप इसी प्रकार क्या है, एकदम आपके कॉपी में इस प्रकार का डायग्राम बना लेना और ये क्रम याद रख लेना इस प्रकार। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज, घग्गर और यमुना। इनके बीच में, सिंधु और झेलम के बीच में सिंधु दोआब। सिंधु दोआब 2 नंबर पर है तो 2 अक्षर वाला छाज। 2 नंबर पर है ये दूसरा दोआब है तो 2 अक्षरों वाला छाज। 3 पर है तो 3 अक्षरों वाला रेचना, रेचना। ठीक है, रावी और व्यास में बारी, बिस्त, बारी, बिस्त। सतलज और घग्गर के बीच में मालवा का मैदान और घग्गर और आपके यमुना के बीच में हरियाणा का भिवानी, भिवानी मैदान। ठीक है, तो सिंधु झेलम के बीच में तो सिंधु, सिंधु नाम से ही सिंधु मैदान हो गया। 2 नंबर पर है तो 2 नंबर दोआब में 2 अक्षर, 3 नंबर दोआब में 3 अक्षर। बाद में बारी, बिस्त, ये तो सीधा आप 2-3 बार बोलोगे ना तो आपके जबान पे ये बात चढ़ जाएगी, बारी बिस्त, बारी बिस्त, बारी बिस्त। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखो दोस्तों पेपर के अंदर आते हैं, इसको ढंग से दोआब क्षेत्रों को याद कर लेना आप। ठीक है, आज हम बात करते हैं संरचना के आधार पर मैदानों का विभाजन। ये तो हमने नदियों के आधार पर किया था, नदियों की बात की है ना भाई, राजस्थान के मैदान अपने सिंधु सतलज वाले, गंगा ब्रह्मपुत्र के। अभी आप लिखो एक प्रकार ऐसे हेडिंग डाल लेना, संरचना, संरचना के आधार, संरचना के आधार पर मैदानों का विभाजन। इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं पेपर के अंदर। ठीक है, तो ढंग से याद कर लेना। तो देखो समझते हैं हम, ये आपके पहाड़ियाँ बना दो यहाँ पर। ये पहाड़ी हो गई। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आप समझो, हम इसको संरचना के आधार पर मैदानों को हम 4 भागों में विभाजित करेंगे। ठीक है, ये तो कौन सी अपने सबसे लास्ट में इधर बात करते हैं तो कौन सी आती है? शिवालिक श्रेणी आती है पहाड़ों के अंदर। ऊपर ट्रांस हिमालय हो गया। ठीक है, ट्रांस हिमालय के बाद में मुख्य हिमालय,
मुख्य हिमालय की बात करेंगे तो ऊपर ही ऊपर वृहद, वृहद के बाद में कौन सा आएगा, मध्य हिमालय, और उसका लास्ट शिवालिक। लेकिन पूर्वांचल है, पूर्वांचल तो उधर रह जाएगा उसके में, ये क्षेत्र पूर्वांचल के अंदर अपने ये कोई उत्तरी मैदानी क्षेत्र थोड़ी ना, उत्तरी मैदानी क्षेत्र तो ये यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड इस क्षेत्र के अंदर है, तो पूर्वांचल उधर रह जाता है। तो हम बात करें, ये शिवालिक श्रेणी हो गई, ठीक है। हम भारत के नक्शे से समझ लीजिए आप किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं। अभी हम इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर ये पहाड़ियाँ ना, ये पहाड़ियाँ दक्षिण में यहाँ पर शिवालिक हो जाएगी, ठीक है। तो ये पहाड़ियाँ आपके शिवालिक है और ये अपने मैदान है, ठीक है। तो आप समझो, बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। ये जो वाला क्षेत्र है ना, ये पत्थरों वाला, ये पत्थर और पेड़ ऐसे अवसादों से जमा है, ये है आपके भाबर। मैदानों का विभाजन संरचना के आधार का पहला प्रकार है भाबर। तो भाबर क्या होता है दोस्तों, पहाड़ियों से जब नदियां निकलती है तो ऐसे ढाल से आती है, पहाड़ ऊपर से नीचे आएगी नदियां, तो पानी के बहाव के साथ क्या है, पत्थर भी, पेड़ पौधे भी और बहुत से अवसाद है। अवसाद मतलब समझ गए, ये पेड़ पौधे, पत्थर और भी जो रास्ते में चीज आती है वो नदियों के साथ में, नदियों के बहाव के साथ यहाँ नीचे आ जाती है मैदानों के अंदर, ठीक है। क्योंकि इस प्रकार की ढाल होती है तो ढाल में तो चीजें आसानी से आ जाती है, लेकिन ये इस क्षेत्र के अंदर जब आती है तो ऐसे मैदान सीधे हो जाते हैं। तो नदियों के साथ भारी भारी पत्थर होते हैं, उनका नदियों के साथ जाना मुश्किल हो जाता है, आगे हल्की चीजें वो तो चली जाती है। तो ये भारी भारी पत्थर और जो भारी चीजें हैं वो इस पर्वतों के पदेन क्षेत्र मतलब उनके एकदम नीचे वाले क्षेत्र के अंदर जमा हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ से जो नदियां है ना, ऊपर क्षेत्र के अंदर बड़े बड़े पत्थर हो जाते हैं, तो पानी तो क्या है, नीचे इनके नीचे बहता रहता है, ठीक है। तो यहाँ से मेन क्वेश्चन कौन सा आ सकता है कि इस भाबर क्षेत्र के अंदर नदियां बहती हुई दिखती नहीं है, वो जमीन के अंदर बहती है, क्योंकि ऊपर तो पत्थर आ जाएंगे, पत्थरों के नीचे बहेगी। तो यहाँ पर क्या है, इस भाबर क्षेत्र की विशेषता क्या है, यहाँ पर नदियां अंत दृश्य होती है, दिखती नहीं है, ठीक है। ये तो भाबर क्षेत्र समझ गए आप, पर्वतों का नीचे वाला पदेन क्षेत्र जहां पर बड़े बड़े अवसाद जमा हो जाते हैं, जिस कारण नदी सतह पर बहती हुई दिखती नहीं है, ठीक है। ये वाला क्षेत्र है ना, ये सेकंड, ये है आपके तराई क्षेत्र, तराई। यहां से क्या है, ये थोड़ा इससे आगे चलेंगे ना, इस भाबर वाले क्षेत्र से थोड़ा आगे चलेंगे तो मैदान है, सीधे मैदान आ जाएंगे एकदम। और ये पत्थर वाले अवसाद है जो ये 8 से 15 किलोमीटर, 20 मान लो, चाहे 8 से 20 मान लो या आप 15 मान लो, लगभग अलग अलग कॉपियों में अलग अलग है, आप 15 ध्यान रखो। 8 से 15 किलोमीटर के क्षेत्र के अंदर तो आपके ये भाबर वाला क्षेत्र है। जैसे ही 15 किलोमीटर आगे वाला क्षेत्र आता है तो ये आपके 15 से 30 आपके तराई क्षेत्र आ जाता है। तो नदियां क्या है, ये पत्थर बड़े बड़े अवसाद तो इस 8 से 15 किलोमीटर वाले इस भाबर क्षेत्र के अंदर ही जमा हो जाते हैं सारे। और नदियां जब इस तराई क्षेत्र के अंदर आती है तो वो वापस दिखने लग जाती है, क्योंकि पत्थर तो पीछे रह गए, अभी नदी सतह पर बहती हुई दिखना शुरू हो जाती है। तो आपको पूछ ले, नदी सबसे पहले मैदानों की किस संरचना में दिखनी शुरू होती है, तो तराई। और नदी जब अचानक ऐसे ऊपर दिखने शुरू होती है तो उसकी धारे है ना, ये जो धार है उनकी कहीं कुछ धारे इधर चलती है, कुछ इधर, तो इस प्रकार एक दलदली क्षेत्र बन जाता है, ठीक है ना। ये तराई क्षेत्र क्या है, ये देखो मैं नदियों के भाव बता रहा हूँ, यहाँ से निकली कुछ इधर चली गई, कुछ इस प्रकार यहाँ पर क्या है, दलदली परिस्थितियां बन जाती है, जिस कारण जहाँ पर दलदली क्षेत्र होता है वहाँ पर जनसंख्या आपके ये जैव विविधता बहुत पाई जाती है, ठीक है। यहाँ पर बहुत से पेड़ पौधे, अलग अलग प्रकार के जैव विविधता मतलब वेरिएशन, अलग अलग चीजें, एक प्रकार के पौधे नहीं मिलेंगे, हजारों प्रकार के पौधे मिलेंगे, ठीक है। जानवरों की भी यहाँ पर संख्या ज्यादा होगी। तो ये क्या, एक दलदली क्षेत्र है तराई क्षेत्र, यहाँ पर नदियां वापस सतह पर दिखना शुरू हो जाती है, ठीक है। इतनी बात हमें तराई के बारे में ध्यान रखनी है, ठीक है। बाद में तीसरा नंबर यहाँ पर ये डब्बा बना कर लो, ये है आपके खादर क्षेत्र। यहाँ पर जो ये नदियां है ना, ये नदियां ऊपर से जो मिट्टी साथ में लेकर आती है, पत्थर वत्थर तो इस भाबर वाले क्षेत्र के अंदर रुक जाते हैं, और मिट्टियां तो चली आती है साथ में। मिट्टियां है ना, इस खादर क्षेत्र के अंदर जमा होती है। ये मिट्टियां पहाड़ों से लेकर आई गई उपजाऊ मिट्टी है, वो इस खादर क्षेत्र के अंदर जमा हो जाती है। और ये
ये जो मिट्टी है जो नदियों के साथ बहा कर लाई गई, इसे जलोट मैदान के जलोट मिट्टी कहते हैं, इसलिए इसको जलोट के मैदान भी कहते हैं। ये जो जलोट मिट्टी है ना दोस्तों, ये बहुत ही उपजाऊ मिट्टी है। यहाँ पर मान लो आप थोड़े से क्षेत्र के अंदर भी अगर आप किसानी करोगे, आप बीज बोओगे, तो उसमें बहुत अच्छा आपको अन्न मिलेगा, क्योंकि इस मिट्टी की उपजाऊ क्षमता है, इसके अंदर आपके पोटाश की मात्रा बहुत अधिक होती है, ठीक है ना। तो इस जलोढ़ मिट्टी में पोटाश की मात्रा बहुत अच्छी होती है, ये पहाड़ों से लेकर आई होती है, तो यहाँ पर ज़्यादा इसमें आपके क्या होता है, ज़्यादा मिट्टी के गुण इसके बहुत अच्छे होते हैं, जिस कारण यहाँ पर अच्छी फसलें होती है। तो खादर क्षेत्र ये हो गया। और यहाँ पर बना देता हूँ, चलो ये है चौथा भाग बांगड़। क्या है? बांगड़। ये बांगड़ क्षेत्र क्या है, ये नदियों से थोड़ा ऊपर उठा हुआ भाग है। मान लो ये आपके बांगड़ क्षेत्र है, तो नदियों से ऊपर है, नदियां तो इसके थोड़ा ऐसे नीचे बह रही है, लेकिन यहाँ पर मिट्टियाँ जमा होकर ये क्षेत्र ऊपर हो गया है और नदियाँ इसके थोड़े नीचे से बह रही है। तो अभी यहाँ पर क्या है, नई जलोढ़ मिट्टी जमा नहीं होती है, क्योंकि ये क्षेत्र थोड़ा ऊपर उठ गया ना, तो ये पुराना जलोढ़ मैदान है। ये पुराना, यहाँ पर जलोढ़ मिट्टी पहले जमा होती थी, लेकिन इसकी हाइट बढ़ने के कारण अभी नदी तो इसके नीचे यहाँ साइड में बैठी, ये थोड़ा सा ऊपर वाला भाग है, तो यहाँ पर अभी वर्तमान के अंदर नई जलोढ़ मिट्टी जमा नहीं होती है, इस कारण ये पुराना जलोढ़ मैदान कहते हैं या बांगड़ कहते हैं। इसलिए ये इस खादर मैदान की अपेक्षा ज्यादा उपजाऊ नहीं होता है। उपजाऊ तो ये भी बहुत है, लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं, इसकी अपेक्षा उसमें, इस खादर की अपेक्षा उसमें क्या है, उपजाऊ क्षमता थोड़ी कम है, क्योंकि वहां पर मिट्टी जमा हुए बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, नई मिट्टी आई नहीं है। और एक ही मिट्टी के अंदर हम कई सालों तक अगर फसल उगाते हैं, तो आपको पता है उसकी जो जैव विविधता, उसके अंदर जितने भी जो गुण होते हैं मिट्टी के, वो कम होते जाते हैं और उसकी उत्पादक क्षमता है घटती जाती है। आपको भी पता है, क्योंकि आपको भी, आपके किसान परिवार से होंगे ज़्यादातर पढ़ाई करने वाले लोग, तो आपने भी देखा होगा जिस खेत के अंदर हम कई सालों से अगर फसल बो रहे हैं, तो उसकी क्षमता धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि उस मिट्टी की जितने भी उस मिट्टी के अंदर गुण है वो हम हर साल थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं। और आजकल क्या है, आजकल दवाइयों का भी उपयोग बहुत ज़्यादा होने लग गया है, इसलिए ये मिट्टी की क्षमता और ज़्यादा कम हो रही है। यहाँ पर इतना असर नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, नई मिट्टी आती रहती है। समझ गए? तो दोस्तों ये अपना पहला वाला भाग कौन सा है, भाबर। भाबर के अंदर बड़े बड़े अवसाद जमा हो जाते हैं, नदियाँ सतह के अंदर बहती है, 8 से 15 किलोमीटर के अंदर है। तराई, यहाँ पर नदियाँ वापस सतह पर आती है, दिखना शुरू हो जाती है, यहाँ पर दलदली क्षेत्र बन जाता है तराई के अंदर, और यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। खादर क्षेत्र, खादर क्षेत्र नया जलोढ़ मिट्टी का मैदान है खादर क्षेत्र, ठीक है। और बांगड़ पुराना जलोढ़ मिट्टी, जहाँ अभी नई जलोढ़ मिट्टी लाई नहीं जाती, ठीक है दोस्तों। तो ये जो भाबर, तराई, खादर, बांगड़, इसमें बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है, और आगे भी आते रहेंगे। तो आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझा दिया दोस्तों। आप मेरे हिसाब से अभी कभी भी भूलोगे नहीं कि क्या भाबर है, क्या तराई है, क्या खादर है और क्या बांगड़ है, ठीक है दोस्तों। तो अब थोड़ा हम नोट्स बना लेते हैं। अपन बात को समझ लिया है, लिखना भी जरूरी है। तो पहला भाग क्या लगाओगे बताओ। इस प्रकार की क्या है, आप ये डायग्राम भी बना लेना कॉपी के अंदर, ताकि क्या है, देखते ही पूरी बात आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो लगाओ पहला भाग क्या है बताओ, भाबर। यह शिवालिक पर्वत श्रेणी का पदेन है ये, ठीक है ना, पदेन यह शिवालिक पर्वत श्रेणी के पदेन क्षेत्र में स्थित मैदान है। यहाँ नदियों द्वारा बहाकर लाए गए बड़े
अवसाद। अवसाद क्या है मान समझ में आ गया, ब्रैकेट में लिखना, पत्थर हुए, छोटे मोटे पेड़ पौधे हुए जो टूट कर साथ में आ जाते हैं, ठीक है। तो बड़े, ये ब्रैकेट में है, ठीक है। तो लिख, यहाँ नदियों द्वारा बहाकर लाए गए बड़े अवसाद जमा हो जाते हैं। इन बड़े अवसादों के कारण नदियाँ सतह पर बहती दिखती नहीं है। तो मेन इसकी बात क्या है, इस क्षेत्र में नदियाँ सतह पर नहीं दिखती। इस क्षेत्र में नदियाँ सतह पर नहीं दिखती, वे अवसादों के नीचे बहती है। वे अवसादों के क्या है, नीचे बहती है। तो क्या है, सतह पर अदृश्य रहती है ना, सतह पर अदृश्य रहती है। नदी के अदृश्य यानी दिखती नहीं है, ठीक है। तो ये आपके बता दिया 8 से 15 किलोमीटर क्षेत्र में है ये आपके भाबर। भाबर के बारे में हमें इतनी बात करनी थी दोस्तों। अभी अगला बताओ क्या लगाना है। भाबर के बाद में कौन सा क्षेत्र आता है, भाबर के ठीक आगे कौन सा क्षेत्र आएगा, बताओ, याद आना चाहिए। तराई, बिल्कुल सही है। अभी कौन सी हेडिंग लगाओगे आप, तराई, तराई लगाओ, तराई। यह भाबर के आगे स्थित मैदान है। यह 15 से 30 किलोमीटर में स्थित है। यहाँ नदियाँ सतह पर दृश्य होती है। यहाँ पर वापस क्या है, नदियाँ उन पत्थरों से, पत्थर तो पीछे रह जाते हैं 8 से 15 किलोमीटर वाले क्षेत्र के अंदर, और नदियों के ऊपर से पत्थर वाला क्षेत्र हट जाता है तो नदियाँ दिखनी शुरू हो जाती है, जिस कारण अचानक नदियाँ आती है तो धाराएं अलग अलग फैलती है और दलदली क्षेत्र बन जाता है। यहाँ नदियों के अनियंत्रित बहाव के कारण दलदली क्षेत्र बन जाता है। यहाँ नदियों के अनियंत्रित बहाव के कारण दलदली क्षेत्र बन जाता है। यहाँ सर्वाधिक क्या पाया जाता है, यहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, ठीक है। तो ये जो तराई क्षेत्र है आपको बता दिया 15 से 20 जैव विविधता पाई जाती है। ये आपके मुख्यतः पूर्वी भाग के अंदर है। पूर्वी भाग, भारत का पूर्वी भाग है ना ये भाई, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मणिपुर, इस क्षेत्र के अंदर तराई क्षेत्र पाए जाते हैं, ठीक है।
तराई भाग वैसे तो आपके पंजाब के अंदर, अपने यूपी के अंदर, उत्तराखंड के अंदर भी है, लेकिन आजकल वहां पर क्या है, खेती होने लग गई है, इसलिए ये जो दलदली भाग है ना, ये दलदली भाग अभी वहां पर रहा नहीं, क्योंकि दलदली क्षेत्र के अंदर तो कृषि की नहीं जा सकती। तो इस दलदली क्षेत्र में कृषि उपजाऊ क्षेत्र बना दिया है हम लोगों ने, मतलब इंसानों ने मिलकर इस दलदली क्षेत्र पे क्या है, खेती करनी शुरू कर दी है। इसलिए अभी तराई क्षेत्र उसको कह नहीं सकते। मुख्यतः भाग अभी भी जहाँ दलदली क्षेत्र बने हुए हैं वो है अपने पूरी भाग के अंदर, पूरी भारत के अंदर। ठीक है, तो ये बात भी आप समझ गए अच्छी तरीके से। अगर कोई डाउट हो तो दोस्तों आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख कर बता देना, आपका अगली वीडियो के अंदर डाउट ज़रूर सॉल्व कर दिया जाएगा। यह सब समझ में आ जाता है आपको एक बार में। तराई के बाद में बताओ तीसरा भाग कौन सा है? खादर। जलोढ़ मिट्टी के नए मैदान। यहाँ नदियाँ प्रतिवर्ष नई जलोढ़ मिट्टी अपने बहाव के साथ लाती है। यह बहुत उपजाऊ मैदान है। उपजाऊ तो आपको पता है जलोढ़ मिट्टी के कारण है। जलोढ़ मिट्टी के अंदर बहुत से गुण होते हैं जिस कारण यहाँ पर फसलें बहुत अच्छी होती है। तो ये बड़ा ही उपजाऊ मैदान है। ठीक है, बड़ा ही उपजाऊ मैदान है। जलोढ़ मिट्टी के नए मैदान, ये नदियाँ प्रतिवर्ष नई जलोढ़ मिट्टी अपने बहाव के साथ लाती है। ये बहुत उपजाऊ मैदान है। जलोढ़ मिट्टी के नए मैदान, ठीक है। तो पंजाब के अंदर इस खादर क्षेत्र को क्या कहते हैं? पंजाब में खादर मैदान को बेट कहते हैं। देखो, तो पंजाब के अंदर खेती बहुत होती है, बहुत अन्न सरसों बहुत ज़्यादा होती है अपने पंजाब के अंदर। तो इसका कारण यही है क्योंकि यहाँ पर नदियों द्वारा प्रतिवर्ष नई जलोढ़ मिट्टी लाई जाती है, जिस कारण अपने राजस्थान पश्चिमी क्षेत्र, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, इन चूरू, यहाँ पर आपके पुरानी मैदान है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी तो यहाँ पर है नहीं, क्योंकि नदियाँ बीकानेर चूरू के अंदर तो नदियाँ बहती नहीं है। और ऐसे जैसलमेर, बाड़मेर, ये चूरू, इधर भी कोई बढ़िया कोई खास तो है नदी वाला क्षेत्र है नहीं। तो यहाँ पर क्या है, अपने तो बलुई मिट्टी है। बलुई मिट्टी के कारण हमारे यहाँ पर फसल उसमें इतने गुण नहीं होते हैं। हर फसल जिसके आसानी से इस जलोढ़ मैदान के अंदर क्या है, कोई भी फसल लेना बड़ी आसानी से बड़ी हो जाती है, क्योंकि इसके अंदर सभी गुण पाए जाते हैं। लेकिन अपने यहाँ पर जो बलुई मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पर हम कोई आम केले तो उगा सकते हैं या यहाँ पर तो बाजरा हुआ, मोठ, ये सब कि उनके थोड़े थोड़े गुण यहाँ पर है। लेकिन इस मिट्टी के अंदर आप चाहे बाजरा उगा लो, चाहे फल फूल कुछ भी उगा लो, क्योंकि इसके अंदर ये परिपूर्ण मिट्टी है, सारे गुण इसके अंदर पाए जाते हैं। इसी कारण पंजाब वाला क्षेत्र है, वहाँ पर फसलें ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है। तो पंजाब में इसको बेट कहते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे भी नदियाँ बहती है ना, अपने देखो राजस्थान के अंदर अधिक नदियों वाला क्षेत्र पूरी मैदान है। तो पूरी मैदान के अंदर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो जहाँ भी नदियाँ बहेगी वहाँ पर जलोढ़ मिट्टी तो पाई जाएगी। अगली बात है, अपने करते हैं बांगर। पुराने जलोढ़ मिट्टी के मैदान जहां अब नदियों द्वारा अवसाद में मिट्टी भी होती है, ठीक है ना, जहां अब नदियों द्वारा अवसाद नहीं लाए जाते। पुराने जलोढ़ मिट्टी के मैदान जहां अब नदियों द्वारा अवसाद नहीं लाए जाते हैं।
तो इतनी बात है अपने बांगड़ के बारे में। ठीक है, कर ली बात इन मैदानों की संरचना के बारे में। तो इनको ढंग से याद कर लेना दोस्तों, क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है ना। एक अंतर्दृश्य नदी कहाँ पर बहती हुई दिखती नहीं है, तो आपके खादर वाला क्षेत्र। कहाँ पर दिखना शुरू होती है पहली बार, तो तराई वाला क्षेत्र। ये दो क्वेश्चन ज्यादा आने के आपके चांस है, तो उन दो लाइन को तो ढंग से रट लेना आप। अभी देखो भारत तो अपने भारत को हमने 5 भागों में विभाजित किया था। हिमालय वाला क्षेत्र, ये हिमालय वाला क्षेत्र, ठीक है। और ये जो अपने उत्तरी मैदानी प्रदेश, ये वाला भाग उत्तरी मैदानी प्रदेश, ठीक है। इसके अंदर आपके पूर्वी राजस्थान वाला भाग आ गया, यहाँ गंगा नदी वाला आ गया, ठीक है। गंगा नदी सतलज यहाँ पर आ गई। थोड़ा ये वाला क्षेत्र ब्रह्मपुत्र असम वाले में मैदान है। बाकी तो वहाँ पर हमने पढ़ी थी नागा पहाड़ियाँ, मिजो पहाड़ियाँ, बराइल पहाड़ियाँ, पटकाई बोम, अराकन्योमा, ये बहुत सी वहाँ पर पहाड़ है, लेकिन वहाँ थोड़ा असम वाले क्षेत्र के अंदर में थोड़ा मैदान पाया जाता है। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे ये वाला तीसरा भाग। कौन सा है तीसरा भाग? आपके दक्षिणी पठारी प्रदेश। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने वाला क्षेत्र है। ठीक है, इस भाग को आप बड़े ही ढंग से याद करना। और अभी हम इसके बारे में बात करते हैं। आप हेडिंग डाल लीजिए, दक्षिणी पठारी प्रदेश। क्या हेडिंग डालोगे? तीसरा भाग कर रहे हैं। ठीक है, 2 भागों को हमने भारत को भौतिक विभाजन के आधार पर 5 भागों में बांटा था। 2 के बारे में बड़ी ही विस्तृत और बड़ी अच्छी तरीके से हमने सारी चीजें लिखी हैं। और अब तीसरे भाग की बात कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है? दक्षिणी पठारी। ये दक्षिणी मतलब समझ लेना, दक्षिणी पठारी क्षेत्र, दक्षिणी पठारी क्षेत्र। तो दक्षिणी पठारी क्षेत्र दोस्तों, यहाँ पर तो एक तो देखो ये भारत का सबसे प्राचीन भाग है। ठीक है, भारत का सबसे नवीन भाग तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश की बात की थी हमने। ये जो दक्षिणी पठारी प्रदेश है, ये भारत का नक्शे के रूप, देखो आप नक्शे के रूप में समझ लो। ये वाला क्षेत्र है ना, ये वाला महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, ठीक है, ओडिशा वाला क्षेत्र, ये है ना, ये भारत का सबसे प्राचीन भाग है दोस्तों। ठीक है ना, भारत का सबसे पुराना भाग है। सबसे नवीन भाग कौन सा है? सबसे नवीन भाग है आपका उत्तरी मैदानी प्रदेश। क्योंकि हमने अभी पढ़ा ना कि नदियां हर साल यहाँ पर मिट्टी लेकर आती है और ये अभी भी बन रहा है। ठीक है, ये मैदान हर प्रतिवर्ष नई नई मिट्टी आती है, तो ये मैदान अभी भी बनता जा रहा है। लेकिन ये उसके बाद में हिमालय तो हमने बात की थी कौन से युग में बना था? टर्शियरी युग के अंदर। तो ये उत्तरी मैदानी प्रदेश, ये तो भारत का सबसे नवीन भाग है, मतलब सबसे लेटेस्ट भाग जो भारत का बना है, ये तो अपने ये है। और सबसे पुराना भाग ये दोस्तों अंगारा लैंड का हिस्सा है। ठीक है ना, मैंने आपको एक बार बताया था, विश्व पहले ऐसे नहीं था। विश्व सारे अभी तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, आपके अंटार्कटिका, ये 7 महाद्वीप विभाजित हो रखे हैं। ठीक है ना, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले ये सारे भूमि ऐसे पिंड के रूप में थी। ठीक है, तो इतिहास आपके वैगनर के अनुसार, वैगनर एक बड़े भूगोलिक हुए हैं, उनके अनुसार अगर बात की जाए तो कार्बोनिफेरस काल के अंदर ये पेंजिया है, जिसको पिंड कहते हैं, पेंजिया, ये विभाजित हो गया। ठीक है, नीचे से प्लेटें एक दूसरे पर जोर दी तो ये भूमि कट गई और पानी के साथ बहकर उत्तरी अमेरिका तो आपके यहाँ आ गया। उत्तरी अमेरिका कहाँ आ गया? आपके यहाँ उत्तरी अमेरिका आ गया, यहाँ आपके दक्षिणी अमेरिका आ गया, यहाँ आपके एशिया आ गया, यहाँ अफ्रीका आ गया। ठीक है, इस प्रकार ये नदियों के साथ बह बहकर ये जमीन के टुकड़े हैं, ये अलग हो गए। लेकिन पहला ऐसा नहीं था। तो भारत है ना, ये जो ऊपर चले गए ना, ऊपरी भाग को तो उस वैगनर ने कहा क्या गया, ये ऊपरी वाले भाग है अंगारा लैंड बता दिया। ठीक है, और बीच में 33 सागर था। हमने बात की है ना, 33 सागर के अवसादों से हिमालय का निर्माण हुआ, तो बीच में 33 सागर था, 33 सागर।
और ये दक्षिणी भाग को उसने कहा ये तो गोडवाड़ लैंड है, गोडवाड़ लैंड। ठीक है, तो ये जो अपना ये वाला क्षेत्र है ना, ये अपना दक्षिणी वाला भाग है, ये है आपके गोडवाड़ लैंड का हिस्सा। ये दक्षिणी पठारी प्रदेश गोडवाड़ लैंड का हिस्सा है। हिमालय पूछ ले तो हिमालय तैतीस सागर के उस साधु से बना है। हिमालय किसका है? तैतीस सागर, ध्यान रखना। हिमालय देखो, दक्षिणी पठारी प्रदेश पूछे तो आपको गोडवाड़ लैंड का हिस्सा बताना है, हिमालय पूछे तो तैतीस सागर का है। ठीक है, राजस्थान को भी हम 4 भागों में विभाजित करेंगे। तो राजस्थान के अंदर आप देखोगे इधर वाला जो भाग है अपने थार का मरुस्थल, वो तो आपके 33 सागर का है। ठीक है, और ये पूर्वी मैदान है वो भी 33 सागर का है। अरावली और हाड़ौती का पठार गोडवाड़ लैंड का हिस्सा है। ठीक है, तो मतलब कहने की बात ये है कि ये तो 33 सागर का है हिमालय, और ये जो भाग है गोडवाड़ लैंड का हिस्सा है। सबसे प्राचीन भाग है, ठीक है, और सबसे बड़ा भाग है। देखो, हमने हिमालय को 5 लाख वर्ग किलोमीटर में बताया था, उत्तरी मैदानी प्रदेश को हमने 7 लाख वर्ग किलोमीटर में बताया था। ठीक है, लेकिन ये दक्षिणी पठारी प्रदेश है, ये आपके 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ? भारत का सबसे बड़ा भूभाग है और भारत का सबसे पुराना भी है। ठीक है, तो दक्षिणी पठारी प्रदेश यह 17 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। यह भारत का सबसे बड़ा व सबसे प्राचीन भूभाग है। यह गोडवाड़ लैंड का हिस्सा है। यहाँ पर दोस्तों खनिज बहुत मिलेंगे। ठीक है ना, छोटा नागपुर का पठार की बात करेंगे, दक्कन के पठार की बात करेंगे, तो ये खनिज संपन्न क्षेत्र है। यहाँ अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। यह खनिज संपन्न भाग है। पूछ ले, भारत के अंदर सर्वाधिक खनिज भारतीय भौगोलिक स्वरूप के आधार कौन से भाग में पाए जाते हैं? सर्वाधिक खनिज आपको दक्षिणी पठारी प्रदेश के अंदर पाए जाएंगे। तो 17 लाख आपके 17 लिख दिया गया, 16 लाख वर्ग किलोमीटर बोला था ना, 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये भारत का सबसे बड़ा व सबसे प्राचीन भूभाग है। ये गोडवाड़ लैंड का हिस्सा है। अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ये खनिज संपन्न क्षेत्र है। इसकी औसत ऊंचाई है ना 600 से 900 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है दोस्तों। ठीक है ना, औसत ऊंचाई इसकी ये हो गई। तो 16 लाख वर्ग किलोमीटर में ये बात हमने दक्षिणी पठारी प्रदेश के बारे में बात करनी थी। ठीक है, दक्षिणी पठारी प्रदेश के अंदर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं पठारों के बारे में। ठीक है ना, अलग अलग पठार मिलते हैं यहाँ पर। तो कौन कौन से पठार है देखते हैं। देखो, पठारों में से बहुत क्वेश्चन आते हैं, पूछ लेते हैं भाई आपके। ये बुंदेलखंड पठार कहाँ पर है, आपको पूछ सकते हैं। दक्कन का पठार, जो आप सबको पता है, बहुत बार पेपरों के अंदर आ चुका है दक्कन का पठार। दक्कन के पठार में अलग अलग पहाड़ियाँ, उनसे पूछ लेते हैं। तो सभी चीज़ के बारे में विस्तृत जानकारी हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पठार लिख लो, दक्षिणी पठारी प्रदेश के प्रमुख पठार। तो इम्पोर्टेंट जो पठार है वो हम सारे कर लेंगे यहाँ पर। तो एक तो आप यहाँ से शुरू करते हैं हम। ठीक है, ये एक बार यहाँ पर देखो, मेवाड़ का पठार आपको पता है, पहले आप लिख लें मेवाड़ का पठार। जिसे हाड़ौती का पठार भी, हाड़ौती का पठार, ये मालवा के पठार का हिस्सा है। यह मालवा के पठार का हिस्सा है। यह कोटा, झालावाड़
12 बूंदी जिलों में स्थित है। किस में स्थित है? कोजा बाबू, को से कोटा, जा से झालावाड़, बा से बारा, बू से बूंदी, कोजा बाबू। ठीक है, तो ये किस में है? ये मेवाड़ का पठार, या मुख्य तो अपने तो यहाँ हाड़ौती का पठार कहते हैं, लेकिन जब हम इंडिया के लेखकों की बुक पढ़ेंगे ना, बढ़िया बढ़िया लेखकों की, तो किताबों के अंदर मेवाड़ का पठार भी लिखा हुआ है। लेकिन वैसे हम राजस्थान का पढ़ते हैं तो हमेशा हम हाड़ौती का पठार लिखते हैं, तो साथ में थोड़ा मेवाड़ वाला भी ध्यान रख लेना। ठीक है, तो यहाँ चंबल, काली सिंध, नदियाँ बहती है। ये पहला पठार हमने कर लिया, मेवाड़ का पठार। सबके बारे में 2-2, 3-3 लाइन ही लिखनी है दोस्तों। ठीक है, तो ये इतना ध्यान रखना। ये कहाँ है? मेवाड़ का पठार ये राजस्थान में है। अपने राज्यों का ध्यान रखना थोड़ा, कौन सा पठार किस राज्य के अंदर है और उन पठारों पर कौन सी नदियां बहती है, ये भी पूछ लेते हैं। ठीक है, ऐसे पूछ सकते हैं भाई इंद्रावती नदी कौन से पठार पर बहती है। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो बढ़िया क्वेश्चन आते हैं, और जिसने ढंग से पढ़ाई की है ना, वही स्टूडेंट है, वही बच्चा है जो उनका क्वेश्चन का आंसर दे पाता है। और पढ़ने वाले के लिए तो पेपर हमेशा थोड़ा मुश्किल हो तो ही उसे फायदा है। दूसरा लिख लीजिए आप, मध्य भारत। मध्य भारत का पठार। ये जो मध्य भारत का पठार है, मध्य भारत में देखो आपके एमपी वाला क्षेत्र आएगा, यूपी, तो ये मुख्यतः एमपी के अंदर है मुख्यतः। ठीक है, थोड़ा बहुत दूसरे जगह में फैला हुआ है, लेकिन आप एमपी का ध्यान रखना, एमपी का ही सही माना जाएगा। तो मध्य भारत का पठार है, ये एमपी में है। यहाँ कौन सी नदी बहती है? यहाँ चंबल नदी बहती है। इसकी ढाल आपके दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। इसकी ढाल क्या है? दक्षिण से, एक प्रकार से दक्षिण से उत्तर की ओर है, इसीलिए तो चंबल नदी दक्षिण से उत्तर में बहने वाली नदी है। ठीक है, तो ये मुख्यतः ये किसमें? एमपी के अंदर यहाँ चंबल नदी बहती है, इसकी ढाल दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व है। ठीक है, इतनी बात हमें मध्य भारत के पठार के बारे में बात करनी है। अगला दोस्तों आप लिखो बुंदेलखंड। बुंदेलखंड ये आपके यूपी और एमपी की सीमा पर है। ठीक है ना, आधा भाग यूपी के अंदर है, आधा एमपी के अंदर है। ठीक है, यहाँ पर केन व बेतवा नदी बहती है। ये केन बेतवा नदी यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, यहाँ केन बेतवा नदी बहती है। यहाँ बहुत से जलप्रपात है। जलप्रपात यानी झरना। तो यहाँ पर कौन कौन से? एक तो देख लो, धुआंधार जलप्रपात है। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात, और भी है, वो हम आगे नदियों के अंदर सारे लिख लेंगे, यहाँ आपको लिखने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। तो बुंदेलखंड में इतना ही ध्यान रखा, यूपी एमपी के अंदर स्थित है। ये केन बेतवा नदी बहती है, यहाँ बहुत से जलप्रपात स्थित है। तो ठीक है दोस्तों, अपने 3 पठार कर लिया आज, आगे कल 6-7 और करने हमें, अगली वीडियो के अंदर करेंगे। अगर दोस्तों आपको ये चैनल पसंद आ रहा है, इसका कॉन्टेक्ट आपको लग रहा है उपयोगी है, हम बड़ी अच्छी तरीके से आपको पूरा कोर्स करवाया जाएगा, तो आप अपने जितने भी साथी हैं, जितने भी दोस्त हैं, जिनके पास आपको, कुछ बच्चे गरीब भी होते हैं जिनको इस लॉकडाउन परिस्थिति के अंदर
कोचिंग नहीं कर पाते हैं और ना ही अभी लॉकडाउन में आपके ज़्यादा कोचिंग खुली रहती है, तो अपनी पढ़ाई को डिस्टर्ब मत करिए। सारी की सारी आपको अच्छी तरीके से एक से बेस्ट चीज़ें आपको यहाँ पर उपलब्ध करवाई जाएगी। आप अपने दोस्तों के साथ, अपने शुभ चिंतकों के साथ इस वीडियो को और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। इसमें आपको कंप्लीट इंडिया का भूगोल, इंडिया का इतिहास और विश्व का भूगोल भी आपको इस चैनल पर आगे देखने को मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और अपने दोस्तों को भी कहिए कि आगे इसको शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो कल करेंगे इससे आगे का भाग। मिलते हैं अपन अगली वीडियो के अंदर।